हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस एंड दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज का हमारा सेशन जो है प्रोबेबिलिटी का डे 9 है, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने ये बेस थ्योरम क्या होती है या फिर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा पहले इसके लास्ट सेशंस पर यानी कि डे 7 पर आप जाइए, है ना। डे 6, डे 7 या डे 8 पर जो है ना, जो आपको लेक्चर्स दे रखे होंगे, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, वहां पर सब कुछ हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर तो एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने वाले हैं, यानी क्वेश्चन को समझेंगे, फॉर्मूला उसमें किस तरह का अप्लाई होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा या फिर बेस थ्योरम लगेगा, है ना। और वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे, यहाँ पर डेरिवेशन हमारे जो है वो लास्ट सेशन में हो चुके हैं, है ना। वो फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग लगाने वाले हैं और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है ये, और ये एक्सरसाइज जो आपकी 13.3 है डेफिनेटली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी। ओके तो ये सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक बड़ी सी लैंग्वेज लिखी होती है बेस थ्योरम में या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, उसको हमें समझना पड़ता है सारा का सारा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद सारा डेटा अपने दिमाग में रखना है और फिर उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है यहाँ पर हम लोग समझेंगे बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आंसरिंग का क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट आपको दिया गया है और किसी क्वेश्चन का अगर आंसर देना है, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट के पास अगर वो पेपर आ जाता है और उसका आंसर अगर करने हो, तो उन्होंने बोला कि ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, ठीक है ना। तो या तो बच्चे को आंसर पता होगा या फिर वो उसको गेस करेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, है ना। अगर वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे तो डेफिनेटली 75% है बेटा, लेकिन आगे लिखा हुआ है एंड 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो गैस करने की, यानी कि अगर उस क्वेश्चन कोई सामने आता है रैंडमली उसके सामने, तो उन्होंने एक डेटा में अवेलेबल कराया है कि वो उस स्टूडेंट का वो उस क्वेश्चन का आंसर जानता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, और वो गैस करता होगा तो 1/4, ठीक है ना। यानी परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी 75% और गैस द आंसर की प्रोबेबिलिटी है 25%, ठीक है ना। ये मीनिंग हुआ इसका यहाँ पर। फिर आगे लिखा हुआ है assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, ठीक है ना। यानी ये भी दिया हुआ है कि कोई भी एक स्टूडेंट आंसर गैस करता है और उसका आंसर करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ये दे रखी है, ठीक है ना। गैस कर रहे हैं आंसर, फिर भी आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर 1/4 दी हुई है। अच्छा, यहां से इतनी लाइन पढ़ने के बाद एक तो फील आ रहा है कि यहाँ पर जो टर्म है नोज द आंसर, गेस इज द आंसर, है ना, आंसर इज करेक्ट, ये कुछ इस तरह के टर्म यूज किए गए हैं बेटा, है ना। फिर लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, नोज द आंसर, और गिवन है द आंसर विल बी करेक्ट। अगर मैं आपको बता देता हूं, फिर से इस बात को समझिए, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, कौन सी वाली लाइन नहीं लिखी होती है, गिवन दैट, ये लाइन अगर हटा देते, ठीक है ना, इसको अगर ये लाइन हटा देते, ठीक है ना, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। किसका क्वेश्चन हो जाता है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। फिर से समझिए, और अगर ये लाइन लिख दी है यहाँ पर, ठीक है ना, अब ये यहाँ पर आपका किसका क्वेश्चन हो गया? बेस थ्योरम का। ये लास्ट सेशन में भी हमने कराया था कि जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे इन्होंने बोला कि हम आंसर, किसी कोई क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है और उसके क्वेश्चंस के आंसर हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट जो है उसका आंसर करेक्ट है, ये तो दे दिया ना कि आंसर करेक्ट है, भाई आपने टिक किया क्वेश्चन पर, अब वो सही है गलत है, गैस कर रहे हो, नो है, ठीक है ना, वो सब आपका अननोन होना चाहिए ना। अब इन्होंने क्या बोला कि आंसर करेक्ट है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसको आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है वो उसको आता था, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो गिवन होता है जो, ठीक है ना, इसको हम क्या मानते हैं? ए नॉट लेट करते हैं इवेंट। हमने क्या किया? एक परसेप्शन मान लिया ए, जिससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के नाम देंगे, तो फॉर्मूले लगाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, और कई बार आप गलती करने के चांसेस भी आपके सामने रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले भी आपको बोला है कि जो इवेंट आप कर रहे हो और अगर वो गिवन है तो उसको हम क्या नाम देते हैं इस थ्योरम में? ए। तो हम क्या नाम देंगे? गिवन क्या है? आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, ये है आपका। और प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है, ए स्टूडेंट नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इसको हमने क्या किया? A1। अच्छा, नोज द आंसर के रेस्पेक्ट में भी दो चीजें होंगी, ठीक है ना। वैसे तो हम इसको ई नाम दे देते, लेकिन नोज द आंसर भी हो सकता है, गैस द आंसर भी हो सकता है, यस और नो, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां पर हम क्या नाम देंगे? E1, ए स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है ना, नोज द आंसर।
और E2 आपका ए स्टूडेंट गैस द आंसर, गैस द आंसर। ठीक है, ये E1 हो गया आपका, ये E2 हो गया। उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए होती है बेस थ्योरम की, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारी आपके टर्म्स हो गए, ए हो गया, E1 हो गया, E2 हो गया, ठीक है ना, ये इवेंट्स आपने लेट किए। जो वैल्यू रिक्वायर्ड है हमारी, एक तो आपको PE1 चाहिए, PE2 चाहिए, यानी इसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर PA/E1 एंड PA/E2। ठीक ना, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी बेटा, ठीक है ना, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं। अगर बेस थ्योरम लगाना है, लॉ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी निकालना है, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। यही बात मैंने आपसे कही थी, अगर इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनाना था, तो फिर ये लास्ट वाली लाइन हटा दीजिए, गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ये लाइन लिखी हुई है तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये चीजें बेटा आपको थोड़ा सा पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना, ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। E1 का मतलब क्या है, ठीक है ना, ए आंसर इज करेक्ट, तो आंसर इज करेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो है, नहीं सॉरी, E1 है ए स्टूडेंट नोज द आंसर, तो नोज द आंसर की तो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी ना, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ठीक है ना, मैं बार बार यही चीज आपसे कह रहा था, ये डेटा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये डेटा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ये पढ़ के, क्योंकि बार बार ढूंढेंगे ना क्वेश्चन में कि इसको पढ़ा और फिर ढूंढने लग गए तो दिक्कत है। तो डेटा चाहे तो अलग सेपरेटली लिख सकते हैं कि नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी ये है ना, ऐसे अलग से आप यहाँ पर सारी की सारी चीजें कर सकते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करूं यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहां पर अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो लिख लिया करो P नोज द आंसर, शॉर्ट में लिख लो नोज आंसर, है ना, ऐसे करके ये आगे बहुत हेल्प करेगा आपको। बार बार आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जो मोटी मोटी लाइंस हैं, है ना, जो हाईलाइटेड आपके पॉइंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ तो 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, ठीक है, P गैस आंसर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, शॉर्ट में लिख लीजिए गैस आंसर, गैस आंसर। ये थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपकी, ये आपकी 1/4। फिर कुछ आगे भी लिखा हुआ था, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेस द आंसर और विल बी करेक्ट, ठीक है ना, आंसर को गैस कर रहा है लेकिन आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है ना, आंसर करेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, यहां ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर, और गिवन क्या है, गैस कर रहा है। तो यही तो मतलब हुआ ना ये 1/4 कि लिखा हुआ गैस एटलीस्ट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, ए स्टूडेंट हु गैसेस, यानी ये दे दिया कि आंसर गैस कर रहा है, ठीक है, ये गिवन है आपका, तो गिवन का मतलब ऑब्लिक लग जाएगा यहाँ पर, और आंसर करेक्ट ही है, तो यहाँ पर ये 1/4, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सेपरेटली बिल्कुल अलग से यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर सारी की सारी चीजों को, ठीक है ना। इससे होगा क्या, हम आपको बता दें कि बार बार आपको क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर वैल्यूज लिख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी लिखी P1 = 3/4, तो ये आपको डेटा थोड़ा सा हेल्प कर देगा, है ना। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं चीजों को, ये रफ डेटा हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों, इसका ध्यान रखना आगे। फिर इन्होंने बोला PE2 का मतलब ए स्टूडेंट गैस द आंसर, इसकी तरफ जाओ, गैस द आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/4। और मैं हमेशा कहूंगा आपसे, ठीक है ना, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखिएगा, एक्चुअली जो E1 E2 जो भी इवेंट्स होती हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स होती हैं। मींस इसका हम आपको बता दें, इसको अगर दूसरे टर्म्स में आप याद रखें, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। PE1 + PE2, अगर तीसरी इवेंट E3 होती तो PE1 + PE2 + PE3 इनका सम हमेशा 1 होगा। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह रखिएगा, कई जगह ये बात हमें हेल्प करेगी बेटा, ठीक है ना। जैसे PE1 तो यहाँ पे 3/4 दिया हुआ, PE2 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है यहाँ पर, सपोज दैट, तो हम इसको क्या करते हैं, PE1 और PE2 की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो जब PE1 3/4 है तो PE2 अपने आप से 1 - 3/4 हो जाती, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये अपने दिमाग में रखिए, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। PA/E1 की बात करते हैं। E1 इवेंट हैपेंड हो चुकी है। E1 क्या है, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है ना, नोज द आंसर, ठीक है, स्टूडेंट्स को आंसर पता है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आंसर इज करेक्ट। तो जब भैया उसको आंसर पता है तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी। कितने बच्चों को दिमाग में क्लिक कर रही है ये बात, ऐसा कहीं यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यू कैन फील इट कि भाई जब मुझे आंसर पता है कि भैया इसका आंसर क्या होगा और आपने टिक लगा दिया, तो वो आंसर करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है। तो ये आपका PA/E1 कितना आना है बेटा, 1 आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और PA/E2 की अगर हम बात करते हैं, E2 का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट गैस द आंसर, और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, आंसर इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे जरा, करेक्ट आंसर गैस द प्रोबेबिलिटी, ये 1/4, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है सारे के सारे बच्चों के, यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पे करती है, ठीक है ना, क्लियर है ना पॉइंट। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, बाई बेस थ्योरम। हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, बाई बेस थ्योरम।
बेस थ्योरम में आपको निकालना क्या है ना, नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी। फिर मैं बोला ए स्टूडेंट हु सॉरी गेस द आंसर, गेस द आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नहीं फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सॉरी नोज का मतलब तो इवन हो गया ना आपका, इवन और गिवन है ए, आंसर इज करेक्ट। तो हमने पहले भी बताया था आपको पी इवन इसी तरह से लिखेंगे, फॉर्मूला ये लर्न हो गया होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल, और नीचे यही पैटर्न हम लोग जो है फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे, पहला तो ये आ जाएगा पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी टू। ये फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने पहले भी सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा था कि फॉर्मूले के सारे डेरिवेशन आपको जो है लास्ट सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको सारे मिल जाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूले है। वैसे मैं आपको बताऊं, आपको याद है तो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है फिर, ठीक है ना। अगर याद है तो डेरिवेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। इसका डेरिवेशन नहीं भी पता है, ठीक है ना, क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, हम कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर निकल आएगा। और यहां पर पी इवन की वैल्यू बेटा फिर से 3/4, हम वी विल चेक इट, 3/4 इंटू पी ए अपॉन इवन हमारे सामने 1 है, ठीक है, अपॉन ये तो पहले 3/4 इंटू 1 ये तो आ ही जाएगा यहां पर, क्लियर। और प्लस पी ई टू की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1/4, ठीक है ना, इंटू पी ए अपॉन ई टू 1/4, ठीक है ना। यहां से तो यहां से आपका 1/4 तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, यहां से तो ब्रैकेट के अंदर 3 बचेगा, यहां पर भी 1/4, एक्चुअली दोनों जगह से हम कॉमन ले रहे हैं, जिससे कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे 3 बचेगा प्लस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 अपॉन 4 3 12 और 13 अपॉन हो जाएगा, ठीक है ना, 13/3 4, तो 4 तो ऊपर पहुंचा दीजिए, तो ये फाइनल आंसर 12/13 बेटा, यही फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन है जो कि आपकी अपनी है, आप अपनी तरह से किसके कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर कहीं कोई दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन आसानी से, इंपोर्टेंट यही है जो फॉर्मूला आपने लगाया ये वैल्यू उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसमें जो इतना स्टेप ये लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये चीजें कर लेंगे तो फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बट उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होनी है बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बच्चों को बहुत सारी देखिए दिक्कत पता क्या होती है, मैं आपको बताऊं, जो डेटा अभी हम लिखने वाले हैं ना, है ना, वो हमें लिख लेना है। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं। बेस थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें डेटा, ठीक है ना, डेटा में हम लोग गलती कर देते हैं। यानी कि पता लगा पी इवन की जगह पी ई टू की वैल्यू लिख दी, पी ए अपॉन इवन की जगह पी ए अपॉन ई टू की वैल्यू लिख दी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है बेटा आती है यहाँ पर, तो हम लोग जो है ना इसी पर काम करेंगे, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, इसी पर हम लोग काम करेंगे। मैं फिर इसी चीज पर आता हूं क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज, है ना। 99% इफेक्टिव है, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, सर्टेन कोई डिसीज है, तो 99% तो वो सही आपको बता देगी, भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन 1% गलत भी है। जैसे सपोज दैट आप शुगर का टेस्ट कराने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि आपको शुगर है, तो इसके सही होने के चांसेस इस रिपोर्ट के 99% है, ऐसा बोले। 1% ये भी हो सकता है कि आपको शुगर ना हो, फिर भी इन्होंने कह दिया कि आपको शुगर हो। ये जो मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है। आगे लिखा हुआ भी है इट सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इनफैक्ट प्रेजेंट, ठीक ना, प्रेजेंट अगर है तो 99% तो बता देगा कि हाँ ठीक सही है डेट, मतलब आपको ऐसा है, लेकिन 1% गलत होने के चांसेस भी है। फिर लिखा हुआ हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो येल्ड अ फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट, है ना, फॉल्स फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इन्होंने क्या बोला, आप हेल्दी हैं, ठीक है ना, और किसी प्रॉब्लम यानी कोई भी बीमारी आपके अंदर है, आप टेस्ट कराने के लिए गए, ठीक है ना, और आपको बोल दिया कि ये बीमारी है, जबकि वो बीमारी है ही नहीं, वो बीमारी है ही नहीं, तो इसके चांसेस 0.5%। ये लिखा हुआ भी आगे, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.05, ठीक है ना, द टेस्ट विल इंप्लाई ही हैज द डिसीज, ठीक है ना। 0.005% मतलब 0.005 आपके चांसेस हैं, या फिर 0 पॉइंट आपका लिखा हुआ है 0.5% चांसेस हैं कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, फिर भी टेस्ट कराने के लिए गए और वो बीमारी आपके अंदर बता दी गई यहाँ पर। अब ये सारी चीजें दिमाग में रखनी, अभी देखिए हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा फील आना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर लिखा हुआ और उसको तुरंत हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर ठीक है ना, एक मैं यहाँ पर रफ भी बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, इवेंट सेलेक्ट करने के बाद सारी की सारी चीजें, या उससे पहले है ना कि यहाँ पे रफ बना दूंगा कि आपको डेटा ये कैसे याद रखना है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ इफ 0.1% of the population actually has the disease, यानी कि
0.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको डिसीज है, यानी कोई ना कोई डिसीज है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसमें सारा का सारा खेल जो लास्ट वाली लाइन है इसके अकॉर्डिंग मानते हैं बच्चे ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं कहता हूँ सारा डेटा अभी भूलिए, इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज, ठीक है ना। और गिवन, जो गिवन यहाँ पे पढ़ रहा हूं ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले बाकी सारी चीजें भूलिए, हमने क्या कहा, लेट ए और टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, यानी किसी का टेस्ट हम कराने के लिए गए और टेस्ट रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, इसको ए माना, ये गिवन है आपका। और जो प्रॉपर्टी निकालनी है दैट अ पर्सन हैज द डिसीज, तो भैया सीधी सी बात है, अगर हम E1 की बात जो निकालना है उसको E1 मानेंगे, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, E1 का मतलब हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, E1 हम बोलेंगे जो लिखा हुआ है अ पर्सन हैज डिसीज, ठीक है ना, यही तो पूछा है, देखो जरा, डिसीज, ए पर्सन हैज डिसीज। तो E2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए पर्सन हैज डिसीज अगर E1 है तो E2 हम लेंगे ए पर्सन। भाई पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उस पॉपुलेशन में ऐसे भी पर्सन होंगे जिनको डिसीज, और ऐसे भी होंगे जिनको कोई डिसीज है ही नहीं, हेल्दी पर्सन है। अब पर्सन हैज नॉट डिसीज, हम इसको इस तरह से लिखने वाले हैं, ए पर्सन हैज नॉट डिसीज। पहले मुझे ये बताइए, ये बात समझ में आ रही, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करिएगा कि जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, क्या इसके करस्पॉन्ड से इसके रेस्पेक्ट में कोई और इवेंट ली जा सकती है, तो बहुत आसानी से ले सकते हैं हम। भाई कुछ नहीं ले सकते हैं तो कोई भी इवेंट मानी कि ये इवेंट हो रही है तो उसके अगेंस्ट में एक दूसरी इवेंट हो जाएगी कि ये इवेंट हो ही नहीं रही है, भले ही उसकी प्रॉपर्टी 0 हो, तो ऐसे हम ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब इसका इंपॉर्टेंट बहुत सॉल्व होने वाला डेटा का, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग अभी रफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला है कि पर्सन हैज डिसीज, एक लाइन यहां पे लिखी हुई थी कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, ठीक है ना, एक्चुअली हैज द, यानी कि 0.1% है जिसको कोई ना कोई डिसीज है ही। तो जो P1 हो जाएगा, पर्सन हैज डिसीज, ये 0.1% का मतलब ये होने वाला है, ठीक है ना, 1/1000, ठीक है ना। परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंट हटा के हम अपॉन 100 करेंगे ये। फिर Pe2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बोला नॉट लिखा हुआ है, हैज नॉट, तो क्या हम 1 माइनस, ठीक है ना, 10th में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके किए होंगे, 999/1000 बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है ना, जिसमें किसी भी इवेंट ई की प्रॉपर्टी दे रखी है, नॉट ई की प्रॉपर्टी पूछ ली है, ठीक है ना। Pe प्लस P नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोगों ने 10th में बहुत सीखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, फिर हम बात कर रहे हैं Pa/E1 और Pa/E2 है, Pa/E1 और Pa/E2, इसकी बात कर रहे हैं। E1 का मतलब, ध्यान से समझना, E1 का मतलब उसको कोई ना कोई डिसीज है और रिजल्ट पॉजिटिव आया है। फिर पढ़ो, यानी डिसीज है और रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस 99% तो ऊपर लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ है, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज, यानी कि E1 का मतलब उसको डिसीज है ना, और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, इसके चांसेस कितने हैं, यानी बता दे कि भैया आपको ये डिसीज है, तो 99% बोला था इन्होंने, 99%, तो 99/100, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लियर है ना ये पॉइंट हमारा। और Pa/E2 का मतलब, E2 का मतलब उसको कोई डिसीज है ही नहीं और फिर भी बता दिया कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपको ये डिसीज है, लिखा हुआ था हेल्दी पर्सन का, ठीक है ना। हेल्दी पर्सन को डिसीज बनाने की जो परसेंटेज है वो 0.5 है, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहां पर तो 100 हो जाएगा। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 5/1000 कर ले रहा हूं, ठीक है ना, और इसमें भी मैं 1000 ही बना ले रहा हूं, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। A/E1 और A/E2 का डिनोमिनेटर सेम रखिए, और E1 और E2 का अगर रख सकते हैं तो उससे थोड़ा सा एलसीएम लेने में आगे चलकर हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा डेटा हो गया, ठीक है। रफ डायग्राम, हमें रफ डेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां से हमने आसानी से ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी कम समझ में आया, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ये मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर को, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, उसको रिवाइंड कर करके सारी की सारी चीजों का, रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं तो रिवाइंड कर करके सारी की सारी चीजों को देखिएगा और पढ़िएगा। और कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम पर जब भी सेशन रहे तो उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दो आपको, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं, बेस थ्योरम से अब आसानी से हम कर सकते हैं बाई बेस थ्योरम, ठीक है ना। बाई बेस थ्योरम हमें क्या निकालना, पी है ना, ये तो पॉजिटिव है, ए पर्सन हैज द डिसीज, इसी का निकालना ना प्रॉपर्टी, लिखा हुआ व्हाट इज द प्रॉपर्टी पर्सन हैज द डिसीज, बिल्कुल
पी ई वन अपॉन ए, तो इसको कैलकुलेट करना है, विल बी पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, उसके बाद पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ठीक है, तो पी ई वन की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, ई वन कितना है हमारे पास, बिल्कुल 1/1000 है, और पी अपॉन ई वन का 990 अपॉन 1000, ठीक है ना, अपॉन, ठीक है, फिर पी अपॉन पी, हाँ पहले तो ये तो यही आ जाएगा 1/1000 इंटू 990 अपॉन 1000, ठीक है ना, प्लस पी ई टू हमारे पास है यहां पर 999 अपॉन 1000 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन ई टू 5/1000। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है, कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है जो आपको कंफ्यूजन हो, है ना। ये कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंप्लीट भी कर दे रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, बट कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू हमने रखे हैं यहाँ पर, ओके। अब देखो ये सारा एलसीएम तो खत्म हो गया, मैंने इसीलिए सेम बनाया था, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 990 बनेगा, फिर 990 प्लस ये 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 5 49 4 और ये 49, ठीक है ना, तो 990 अपॉन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा लास्ट में 500, इसको ऐड कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए, 4995 और 990, ठीक है ना, 990 इसको ऐड कर रहे हैं, 5 9 9 18 18 1 19 5, तो 5 9 5 से तो कैंसिल होता हुआ दिखाई रहा है, 5 बन जा 5 5 9 जा 45 5 8 जा 5 बन जा 5 बन जा और 5 9 जा 5 7 जा, देख लीजिएगा इसका आंसर वगैरह, ठीक है ना, 1197, चेक इट बेटा, ठीक है। प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन यही है, इसको चेक कर लिया, अगर और ज्यादा कैंसिलेशन हो रहा है तो खुद से आप कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है ना। मैंने ये फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हमारे पास, पढ़ना है केवल इसको। बेस थ्योरम में सबसे बड़ी बात, बेस थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना, एक एक डेटा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। पढ़ते समय ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग लगा दी हमने, ठीक है ना, उसको आत्मसात भी करना है, ठीक है ना, समझना भी है कि ये गिवन है, ठीक है ना। कहीं आप अलग से लिख भी सकते हैं उसको, शायद में रफ डायग्राम जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, डेटा कुछ ज्यादा हो रहा है ना। और एक तरीका और भी है कि पहले पूरा पढ़ लो, एक बार में पूरा समझ लो यहाँ पर, ठीक है ना, E1 E2 इवेंट्स वगैरह लेट कर लो, फिर दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाओ और फिर देखो कि क्या क्या वैल्यू दी गई है, एक एक लाइन पढ़ के, ये भी एक तरीका हो सकता है ना। तो लिखा हुआ देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन, ठीक है। एक हमारा 2 हेडेड कॉइन है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हेड दे रखे हैं। एनदर इज अ बाइस्ड कॉइन, है ना। बाइस्ड कॉइन का मतलब हेड्स आने के चांसेस जो है वो फेयर नहीं है, इसका मतलब 75% है, ठीक है ना। और थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड का मतलब होता है, ठीक है ना, बाइस्ड का मतलब होता है फेयर नहीं है कॉइन, ठीक है ना, किसी एक थ्रो को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं, ये मतलब होता है। अनवाइस्ड का मतलब फेयर कॉइन होता है, हेड और टेल आने के चांसेस जो होता है वो इक्वली लाइकली होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर लिखा वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, यानी तीनों में से कोई एक कॉइन चूज किया गया और टॉस किया गया, और लिखा हुआ है इट सोज दैट सोज हेड। अब देखो ये दे दिया ना आपको, ये गिवन हो गया ना, यानी कॉइन थ्रो किया और इन्होंने बता दिया कि हेड आया है, तो सबसे पहले कुछ भी मत पढ़िए आप, लेट ए अ कॉइन्स सोज हेड, ठीक है ना, सबसे पहले ये क्लियर है ना, ये कॉइन सोज हेड, ये गिवन है, ए मान लीजिए इसको आप, ठीक है ना, और ये फील करा देगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट वाज 2 हेडेड कॉइन, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉइन दे रखे हैं और तीनों के नाम है E1 E2 और E3, ठीक है। नाम क्या है, पहला वाला इन्होंने दिया हुआ ए 2 हेडेड कॉइन, ए 2 हेडेड कॉइन, फिर दूसरा वाला बाइस्ड कॉइन है, ए बाइस्ड कॉइन, जिसमें हेड आने के चांसेस जो होते हैं वो 75% है, ए बाइस्ड कॉइन, ठीक है। और तीसरा वाला कॉइन जो वो अनबाइस्ड है, यानी कि फेयर है आपका, ठीक है ना। ये बेटा सारी की सारी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपसे बोला जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें फील आने लगेंगी बेटा, ठीक है ना, फील कर लेंगे आप लोग आसानी से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमें देखिए वैल्यू क्या क्या रिक्वायरमेंट भैया, PE1 PE2 और PE3, ठीक है, और PA अपॉन E1 PA अपॉन E2
और पी ए अपॉन ई थ्री। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो लिख लिया। अब देखिए कॉइन को सिलेक्ट कर, P1 मतलब एक टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट किया गया, तो कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होगी ना, क्योंकि जहां सिलेक्शन की बात आती है कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ, तो अगर मान लो टू हेडेड कॉइन की बात करें तो टोटल कॉइन 3 है और टू हेडेड कॉइन 1 है, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी। और ये बात भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस E3 कितना होगा, 1 होगा। तो चेक कर लीजिए भाई, वो तो हो ही रहा है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। P A अपॉन E1 का मतलब आपने टू हेडेड कॉइन लिया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ए का मतलब होता है कॉइन शोज हेड, हेड शो कर रहा है। जब आपके पास है ही टू हेडेड कॉइन, E1 का मतलब टू हेडेड कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। डेफिनेटली हेड आना है 100%। ए अपॉन E2 का मतलब आपके पास एक बाइस्ड कॉइन है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने पहले ही आपको दे रखा है 75%। ध्यान है, आप चेक कर सकते हैं, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, कि अगर आपके पास एक बाइस्ड कॉइन है तो उसमें हेड आने के चांसेस जो होते हैं वो 75% है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो वही 75% लिखा। और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इसको आप इसको 4/4 लिख लीजिए, ठीक है ना। ये तो 3/4 है ही आपका, है ना। और जो तीसरा वाला है इसको 2/4 लिख लीजिए। देखिए सभी में एलसीएम सेम हो जाए, 4 4 4। यहीं पर ये काम कर सकते हैं, इससे चीजें थोड़ा सा आसान, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा का सारा मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अगर थोड़ा सा अगर रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हैं, रिवाइंड करिए और फिर से चीजों को ध्यान से समझिए। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन बेटा होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अपना बेस थ्योरम यहाँ पर हेडिंग डाली, बाई बेस थ्योरम, ठीक है ना। बेस थ्योरम में आपका P E1 अपॉन ए निकालना है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता, देखो ए तो गिवन है, वो तो करना ही करना है। E1 का मतलब पहले ही बोल दिया है ना, वन ऑफ द, ये लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन, और टू हेडेड कॉइन को आपने E1 माना ना, तो P1 और ए तो गिवन है ही आपको। फिर से हमने फॉर्मूला लगाया। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमेशा हम P1 अपॉन ए ही निकालते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें P1 अपॉन ए ही निकालना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कोइंसिडेंटली यहाँ पर जो हम इवेंट लेट कर रहे हैं E1, वही हमेशा निकालना हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलकर देखेंगे P2 अपॉन ए भी निकालना होगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे P1 अपॉन ए1, तो ये P1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस P2 इंटू पी ए अपॉन E2 प्लस PE3, ठीक नहीं है आपका, चलेगा इक्वल टू, है ना। P1 की अगर हम बात करें, देखो 1/3 है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। वैल्यू A अपॉन E1 देखिए बेटा 4/4, है ना। मैंने बोला इससे चीजें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह जो है बेटा आसान होगा। मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बना लेता हूँ। मैंने बोला कि अगर चाहे आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करें या फिर बेस थ्योरम करें, स्पेशली बेस थ्योरम में इनके सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और इनके सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इससे चीजें दोनों के सेम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन P1 P2 P3 जो भी इवेंट्स हैं आपके, इनके डिनोमिनेटर सेम हो, और PA अपॉन E1 PA अपॉन E2 PA अपॉन E3 इनके डिनोमिनेटर सेम हो। हालांकि कैलकुलेशन आपकी अपनी है, वो आप जैसे चाहें वैसे करें, बट ऐसा अगर करते हैं तो चीजें थोड़ा सा आसान लगेंगी बेटा, है ना। तो यहां पर हमने 1/3 इंटू 4/4 ये वैल्यू रखी, प्लस 1/3 इंटू P अपॉन E2 3/4 प्लस 1/4, ठीक है 1/3, है ना। और यहां पर आपका P अपॉन E3 2/4। तो यहां पर आप देखिए जरा एलसीएम, ये 3 4 3 4 ये सारा खत्म हो जाएगा। नोमरेटर में 4 बचा यहां पर बेटा, और ये 4 प्लस 3 और प्लस 2, तो 4 3 7 और कितना हो जाएगा 9। देखिए कितनी आसानी से हो गया, कोई कैलकुलेशन कोई कटिंग वटिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। बड़ी आसानी से करनी है, अदरवाइज एलसीएम वगैरह लेने में आपको दिक्कत होता है। यहां बनाना आसान है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। यहां पर एलसीएम वगैरह लेने से ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया और बड़ी आसानी से हमारा बेटा आंसर भी आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं यहां पर। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है ना। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को जो है वो इंश्योर्ड करती है, ठीक है। हमने देखा, करना कुछ नहीं है, बस इनकी बात को समझना है यहाँ पर कि 2000 स्कूटर ड्राइवर्स है, 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा यहाँ पर बड़ी आसानी से,
ठीक है, हमने अपने दिमाग में डेटा रख लिया कि भैया इतने इतने स्कूटर ड्राइवर्स है, कार ड्राइवर्स और ट्रक, मतलब जो भी है कार स्कूटर और ट्रक ड्राइवर्स के इंश्योरेंस कितने कितने किए हैं इंश्योरेंस कंपनीज ने, वो डेटा दिया है। फिर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हमें दे रखी है। रेस्पेक्टिवली बोला है कि मतलब पहला स्कूटर वाला है, ये स्कूटर वाला है, ये कार वाला है, सी लिख दिया, और ये ट्रक वाला है। ठीक है ना, SCT रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब जो जिस ऑर्डर में हमें ये नंबर ऑफ दे रखे हैं, ठीक है, उसी ऑर्डर में उनके एक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। फिर लिखा वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब देखो जरा, एक एक्सीडेंट वाला पर्सन मिला आपको, ठीक है ना, यानी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, ये इन्होंने दे दिया है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी यहां पर दे रखी है और वही इन्होंने बोल दिया कि एक हमें, ठीक है, इसमें गिवन करके तो नहीं लिखी हुई लैंग्वेज, बट यू कैन फील इट कि आपको कहीं पर आप जा रहे थे रास्ते में और आपने देखा कि आपको जो पर्सन मिला है उसका एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है ना, ये गिवन है आपका और प्रॉपर्टी भी दे रखी है। अच्छा, वैसे तो हम सोच इसको गिवन नहीं भी मानते, लेकिन एक्सीडेंट की प्रॉपर्टी आपको दी रखी है ना, तो इसको भी आपको फील करना है कि भाई आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपको एक एक्सीडेंट मिला, ऐसे उन्होंने बोल दिया। ठीक है, एक्सीडेंट मिला यानी इट इज गिवन, तो हम यहाँ पर ए जो लिखेंगे, बाकी आगे की चीजें आगे है। ठीक है ना, ये कभी यार गिवन करके नहीं लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में तो हमें गिवन मिल रहा था, इस बार इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो यहाँ पर ए पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, ए पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, ये इस तरह से हम चीजों को लिखते हैं बेटा, मीट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, और व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब देखो सीक्वेंस से ही हम लेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हमने क्या किया, E1, ठीक है ना, ए स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ए स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है ना, फिर E2 हो जाएगा, उसके आगे क्या आता है, ए स्कूटर के बाद कार है ना भाई, ए कार ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है, फिर E3 क्या हो जाएगा हमारा, ए ट्रक ड्राइवर। ठीक है, ए ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड, ये आपको गिवन है यहां पर। अब फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूं, बेस थ्योरम है आपका। ठीक है, हमें इन वैल्यूज की जरूरत होगी, P1, P2 और P3, और फिर P अपॉन E1 बेटा, P अपॉन E2, E3। ठीक है, इन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट। अब देखो जरा कैसे करेंगे। E1 का मतलब है स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है, तो टोटल ड्राइवर कितने हैं, और स्कूटर ड्राइवर मतलब फेवरेबल में क्या होगा, नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर, और अपॉन में टोटल ड्राइवर से होगा ना, तो टोटल ड्राइवर से यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास टोटल इंश्योर्ड पर्सन बोल सकते हैं या टोटल इंश्योर्ड ड्राइवर्स बोल सकते हैं, एक ही बात है, टोटल इंश्योर्ड ड्राइवर। तो ये हमारे पास है 2000 प्लस 4000 प्लस 6, क्योंकि 12,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे सर कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, मैं बताता हूँ अभी आपको कहाँ जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। जैसे मैं P अपॉन E1 निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम 2000 फेवर में कितना है भाई, 2000 स्कूटर ड्राइवर है और टोटल कितना है 12,000, यही मतलब हुआ ना इसका। फिर आगे चलते हैं, कार ड्राइवर की बात कर रहे हैं, तो 4000 है हमारे पास और अपॉन 12,000, और ये हमारे पास 6000 अपॉन 12,000। बेटा ठीक है ना, यहां पर यानी कि इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो नंबर ऑफ इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स अपॉन टोटल इंश्योर्ड, यही तो होगा ना, टोटल इंश्योर्ड ड्राइवर्स। तो टोटल इंश्योर्ड ड्राइवर्स हमारे पास कितने हैं, 12,000 है, और स्कूटर ड्राइवर्स हमारे पास कितने हैं, 2,000 है। बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे देखिए, इसको कैलकुलेशन करके 2/12, 4/12 और 6/12, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/6 है ना, और ये हमारा हुआ 2/6, और ये हुआ हमारा 3/6। ठीक है ना, हमने यहां पर क्या किया, ये सारे के सारे ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा पार्टीशन बना दे रहे हैं यहां पर, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज हमारी होंगी। P/E1 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो, यानी कि E1 का मतलब, E1 क्या है हमारा, ए स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। ठीक है ना, और उसके ए का मतलब होता है कि हमें एक्सीडेंट में मिलने की जो प्रॉपर्टी है वो निकालनी है। तो स्कूटर ड्राइवर लिखा हुआ है, एस स्कूटर ड्राइवर 0.01, और ये परसेंटेज तो नहीं है, नहीं परसेंटेज नहीं है, 0.01 बोला, तो वी कैन राइट 1/100। ठीक है, इसी तरह से आपका कार ड्राइवर, ठीक है ना, कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है 0.03, तो 0.03 का मतलब हो जाएगा 3/100। ठीक है, इसका डेसिमल हम लोग यहां से हटा लेते हैं। फिर 0.15 है हमारे पास,
ठीक है, 15/100 ये चलेगा आपका। ठीक है, अब ये बेस थ्योरम लगा के यहाँ पर हम अपना आंसर फिर फाइंड आउट कर लेते हैं बाई बेस थ्योरम। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत है बेटा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो जल्दी से वीडियो को भी बेटा लाइक चलते करते जाइएगा। मैंने आपसे जैसा कहा है कि हमारे सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको, ठीक है ना, पूरी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के आपको सारे के सारे मैथ्स के चैप्टर रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, इसका रिवीजन भी हमारा जबरदस्त रिवीजन भी आएगा आपका, जो 2022-23 का जो एग्जामिनेशन है बोर्ड में मैथ्स का, ठीक ना, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग रेगुलरली आपको वीडियो अपलोड करके या फिर लाइव सेशंस लेकर देते रहेंगे। निश्चिंत रहिए आप उसके लिए। मैक्सिमम लाइव सेशंस करूंगा बेटा आप लोगों के, ठीक है, मैक्सिमम सेशंस आपके लाइव होंगे। तो यहां पर बाई बेस थ्योरम में पी E1/A निकालना है, ठीक है ना, इस कार की प्रॉपर्टी स्कूटर की निकालनी है, लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। ठीक ना, ये यहां पर आप वैल्यू रखिए और अपना आंसर निकालिए, ठीक है ना। ये आपको काम खुद करना है, सारी की सारी वैल्यूज बेटा जो है वो आपको दी गई है यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सेशन जो है वो आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा हुआ तो मैं चाहता हूँ वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हम आपको इसी तरह के जो वीडियो है वो अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।